नया जो चैप्टर है जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लियाई। एटम के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें एटम के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था कि एटम क्या चीज होती है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, स्पेक्ट्रम वगैरह कैसे देखते हैं हम, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब इस चैप्टर के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टर्म क्या है इसके अंदर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस में देखो दो टाइप की चीजें रहती है। कौन कौन सी दो टाइप की चीजें रहती है बताओ? एक तो रहेंगे न्यूट्रॉन्स और एक रहेंगे प्रोटॉन्स। ये दो टाइप की चीजें न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल रहते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे उनको? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई न्यूक्लियस है तो इसके अंदर दो टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो डार्क कर रहा हूं ये मान लो न्यूट्रॉन्स हैं, और बाकी क्या है इसके अंदर, ये प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियॉन्स है और बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसमें। तो किसी एक न्यूक्लियॉन का जो एवरेज मास होता है उसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। मास को मेजर करने के लिए वैसे हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनका मास काफी कम होता है, और इतना कम होता है कि उनके लिए किलोग्राम बहुत बहुत बड़ी यूनिट हो गई। तो इसके लिए हम एक छोटी यूनिट बना लेते हैं और उस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको कि 1 न्यूक्लियॉन का एवरेज मास कितना होगा? कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो कि एक कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। जो कार्बन है, कार्बन 12 की मैं बात कर रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास यहाँ पे 12 है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब है उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, अब इससे ये जो कार्बन 12 हमने लिया है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, और एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन के अलावा 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। टोटल मिला के 12 चीजें हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 12 हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 मोल क्वांटिटी की बात करूं, 1 मोल का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास है उतने ग्राम क्वांटिटी अगर वो ले ली जाए तो वो 1 मोल क्वांटिटी के बराबर होगी। जैसे कार्बन 12 है, इसके 12 ग्राम अगर मैं ले लेता हूं, 12 ग्राम कार्बन 12 अगर हम ले लेते हैं, कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, तो ये एक टाइप है उसका कार्बन 12। तो अगर मैं 12 ग्राम कार्बन 12 लेता हूं तो इसके अंदर कितने एटम्स आएंगे कार्बन के? तो ये आएंगे अवोगाद्रो नंबर के बराबर, जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम 1 मोल भी बोलते हैं, 1 मोल क्वांटिटी। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। तो अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम क्वांटिटी लेता हूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23, और इस नंबर का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। या ऐसे बोल सकते हैं कि इतने एटम्स का जो मास है वो कितना है? 12 ग्राम है। कार्बन के इतने एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम। तो अगर मुझे एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, एक एटम का मास कितना होगा? तो 12 ग्राम को डिवाइड कर देंगे इस नंबर से 6.023 इंटू 10⁻23। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ जाएगा। अब कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहे होंगे, अपने पास जो मास है वो पूरे एटम का मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में या न्यूट्रॉन्स की कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के मास से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन की मास की कंपैरिजन में। अगर मैं लिखूं ना इसको, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये 1836 टाइम्स ज्यादा होगा किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप इस चीज को याद भी रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, उसका मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन उसकी कंपैरिजन में भारी होता है थोड़ा। ठीक है, और कितना भारी होगा? 1836 टाइम्स ज्यादा भारी होगा।
तो अगर मैं न्यूक्लियस के बाहर जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके मास को नेग्लेक्ट कर दूं क्योंकि उनका मास काफी कम होगा, तो न्यूक्लियस क्या जो एटम का मास है उसको हम एक तरह से ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के मास के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनका मास तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ना के बराबर है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से हमारे पास एक न्यूक्लियस का मास निकल के आ गया, एक कार्बन एटम का मास लगभग उसके न्यूक्लियस के मास के बराबर ही होगा। समझ में आई ये बात? अगर हमारे पास में कार्बन 12 के न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट मास आ गया अपने पास में, तो फिर एक न्यूक्लियन का मास भी हम इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन 12 के अंदर कितने न्यूक्लियंस हैं, तो इसका एटॉमिक मास 12 है, जिसका मतलब है इसके अंदर 12 न्यूक्लियंस हैं। तो 12 न्यूक्लियंस का टोटल मास ही आया अपने पास ग्राम के अंदर। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि एक न्यूक्लियन का मास कितना है, तो मैं क्या करूं, ये जो अपने पास वैल्यू आई है इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ये एवरेज मास निकल के आएगा, ये एवरेज मास निकल के आएगा अपने पास। तो ये आएगा 12, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके लिख देता हूं, ये आ गया किलोग्राम में, और ये 6.023 इंटू 10⁻23 और साथ में 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना एक न्यूक्लियन का मास कैलकुलेट करने के लिए। अब ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर। और ये जो एक न्यूक्लियन का एवरेज मास निकल के आया है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम यू के सिंबल से डिनोट करेंगे, और ये बराबर होगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये हमको पता होनी चाहिए कि 1 AMU मास कितना होता है, तो ये 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, जो कि एवरेज मास है एक न्यूक्लियन का। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उनका एक एवरेज मास जो हो गया ना, किसी एक न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का जो एवरेज मास है वो इतना होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मास आपको बताना हो AMU की टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा 0.00055 AMU, AMU को शॉर्ट में U बोलेंगे, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन होगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.0076 के आसपास AMU के अंदर। ठीक है, और अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, इसका मास होगा 1.0084 के कुछ आसपास AMU के अंदर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास AMU के अंदर मास निकल के आ गया। ठीक है, अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मास, जैसे ये मैंने 5.5 लिखा है, इसकी जगह कई बुक्स में 5.4 छिपा होगा, 5.6 भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी 7.6 की जगह कई बार 7.5 बता देते हैं, ऐसे 8.4 की जगह 8.3 या 8.5 बता देंगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली मैंने डेटा लिखा है। तो याद रखेंगे कि AMU के अंदर यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास इतना इतना होगा। वैसे ये क्वेश्चन में गिवन होता है डेटा, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मास आपको गिवन होगा। तो अगर कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसी न्यूमेरिकल वगैरह में, तो आप इजीली मतलब डेटा देख के उससे सॉल्व कर लोगे। याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी याद नहीं भी होगा तो ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा। बाकी ये जरूर याद रखना है कि 1 AMU मास को अगर किलोग्राम में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम लिखना है इसको। आया समझ में? ये इतनी बातें क्लियर है क्या? बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी को मेजर करने के लिए हम जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो होती है जूल, लेकिन इसके अलावा अगर छोटे पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम एक छोटी यूनिट में मेजर करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी दी जाए, अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी दी जाए तो उसको जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से दी गई एनर्जी। जैसे मान लो कि ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, कितने वोल्टेज की बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे 1 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इधर वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आपने छोड़ा,
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा और इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर मूव करेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जितनी एनर्जी गेन कर पाएगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, ये जितनी भी एनर्जी गेन कर पाएगा उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन यही होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से दी गई एनर्जी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। और इसको जूल में अगर लिखा जाए तो ये बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में अगर लिखना हो तो ये कितने जूल के बराबर होगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे v पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ वर्क किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। जो वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे किया जाएगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है ये इस वर्क डन के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगी इस वर्क डन के, और वर्क किसके बराबर है, Q इंटू वी के। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 1 वोल्ट है। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आएगा। तो ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए जाने पे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आइंस्टीन का एक मास एनर्जी रिलेशन है जो आपको पता होगा, E = mc²। आइंस्टीन ने ये बोला था कि अगर हम मास को पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो m मास से जो हमको एनर्जी मिलेगी वो बराबर होगी mc² के। जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी, m इंटू c² के बराबर होगी। अब इस फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी वो कैलकुलेट करूं। कितने मास से, 1 AMU मास से जो एनर्जी मिलेगी उसको कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी बाई 1 AMU कितनी होगी देखते हैं। तो E = मास कितना है, 1 AMU। 1 AMU मतलब बोलो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है यहाँ पे, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट। इसका स्क्वायर कर दो। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में अपने पास निकल के आएगा। आंसर किस में आएगा, ये जूल में। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखूं तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेटा दे रखा हो, जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जूल में डेटा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मिलेगा। तो वो आंसर आएगा 931 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आती है 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 931 ही लेते हैं इसको। तो 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे जो एनर्जी मिलेगी वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। मतलब 1 AMU मास है, उसको पूरा एनर्जी में बदल दो तो उससे कितनी एनर्जी मिल रही होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी आपको मिल रही होगी। आया इसका मतलब समझ में। ठीक है, अब ये डेटा मैंने इसलिए कैलकुलेट करके आपको बताया है क्योंकि आगे हम इसको यूज करेंगे, तो इसको याद रखना है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी नाम से, उसमें हम ये वाली वैल्यू यूज कर रहे होंगे आगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आया समझ में, ये भी आसान है एकदम। ठीक है, इसके बाद में है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने करी थी। उसने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स लिया जो अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा था, उसके सामने बेरिलियम मेटल को लगा दिया, बेरिलियम मेटल की एक शीट लगा दी आगे। तो इस शीट के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराए तो उसने देखा कि इस बेरिलियम की शीट से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। कौन से पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि इन पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इनका जो चार्ज अगर वो जीरो है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इनका नाम रख दिया बाद में न्यूट्रॉन्स। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है ये इसमें से बाहर निकलते हैं,
लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी एवरेज लाइफ करीब करीब 100 सेकंड के आसपास होती है, मतलब 100 सेकंड के आसपास ही ये जिंदा रहेंगे, उसके बाद में ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट के कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ 100 सेकंड के लिए आपको न्यूक्लियस के बाहर दिखेगा, इसके बाद में क्या होगा, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है एक तरह से। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 सेकंड के आसपास ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सामने एक पैराफिन वैक्स की एक शीट लगा रखी है, अब जैसे ही न्यूट्रॉन उस वैक्स की शीट में से पास होंगे तो प्रोटॉन क्योंकि भारी होते हैं वो तो इसमें से आर पार निकल जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो प्रोटॉन तो इसमें से निकल जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी के अंदर फंस के रह जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि एक तो न्यूट्रॉन का जो एवरेज लाइफ टाइम है वो काफी कम होता है, दूसरी बात ये पता चलती है कि न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल होती है। न्यूक्लियस के बाहर ये स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ 100 सेकंड के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो ये डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने करी थी, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंपेयर किया जाए तो दोनों में से भारी कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा भारी होता है। याद रखना है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन की कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, कंपेयर करना हो ना दोनों को, वैसे तो दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन अगर फिर भी कंपेयर करना हो तो ज्यादा मास किसका माना जाएगा, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इन दोनों का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक मास है उसका मीनिंग क्या होगा। तो याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। और एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो आप इसको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर होगा उसको तो बोलते हैं एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता है तो आप तीनों चीजें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, सब चीजें बता सकते हो। कैसे, देखो जो एटॉमिक नंबर है वो ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और किसी भी एटम के अंदर नॉर्मल कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर है। इसका मतलब जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एटम में, ये सिर्फ एटॉमिक नंबर देख के आप पता लगा सकते हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो भी आपको एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो यहाँ पे एटॉमिक मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। भाई ये एटॉमिक मास तो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर है, और जेड का मतलब क्या है, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर कितना है। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हो तो ए माइनस जेड कर देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हो तो एटॉमिक नंबर को देख लेना। ठीक है, इससे इजीली पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना है। न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होगी। अब न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, किसी भी एटम का वो सेंट्रल पार्ट जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जहां पे सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स रहते हैं उस जगह का नाम क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियस। अब कोई भी न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी होगी, न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करके देखेंगे। हमको ये पता है कि अगर किसी न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो उसका साइज बड़ा होगा, है ना। न्यूक्लियस की जो साइज है वो न्यूक्लियॉन्स के नंबर पे डिपेंड करेगी। अब किसी न्यूक्लियस में मान लो 2-4 ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो उसका साइज छोटा होगा, किसी के अंदर 20-25 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसका साइज बड़ा होगा, किसी के अंदर 100-200 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो उसका साइज और बड़ा होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास।
बोल सकते हैं ऐसा भी। एटॉमिक मास किस चीज को शो करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स अगर ज्यादा होंगे, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज को हम वॉल्यूम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर साइज बड़ा है न्यूक्लियस का, इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। भाई न्यूक्लियस का साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक मास के। ये किसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा रहा है? न्यूक्लियस का वॉल्यूम। अब प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको हम हटा देते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हो। 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इनको हटा दो। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसको भी हटाएंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, ये पावर 3 हटा लेते हैं इधर। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3 लिख देंगे। दोनों साइड में पावर 1/3 किया तो इधर तो 3 पावर 1/3 करोगे तो पावर 1 बनेगी और इधर पावर 1/3 बन जाएगी। तो इस तरीके से ये पावर हमने हटा दी, उधर से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3 लिखा जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल भी हटा दो। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा जिसको मैं आर नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो आर नोट है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। आर नोट बराबर होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी मीटर भी बोलते हैं। तो 10⁻⁻15 मीटर, अगर इसको फर्मी मीटर लिखा जाएगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 1.2 फर्मी मीटर। वैसे तो ये मीटर में याद रखो आप। आर किसके बराबर है? आर नोट ए पावर 1/3 के, जिसका मतलब ये है कि जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ये चीजें। आर नोट तो कांस्टेंट है। चलो, तो कोई भी न्यूक्लियस हो, अगर आप उसका एटॉमिक मास जानते हो कि कितना है तो आप इजीली उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। जो बड़े न्यूक्लियस होंगे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा आएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा जिसमें आपको या तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा तो वो रेडियस कैलकुलेट करवा लेगा आपको, या फिर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो किसी न्यूक्लियस की रेडियस पूछ लेगा, या फिर दो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए आपको एटॉमिक मास दे रखा होगा, उनकी रेडियस का रेशियो वगैरह पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। ठीक है, आसान वाले एकदम। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। उससे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी आती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को यूज करो। अब न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है उसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रो के सिंबल से। मास कितना होगा न्यूक्लियस का? तो मान लो इसका एटॉमिक मास है, ये जो भी न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक मास है ए। ठीक है, ये कोई मैं एक्स नाम का एक न्यूक्लियस एज्यूम कर लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक मास ए के बराबर होंगे। एक न्यूक्लियॉन का जो एवरेज मास है उसको मैं स्मॉल एम मान लेता हूं। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना? स्मॉल एम। तो बताओ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? ए के बराबर। तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होगा? एम इंटू ए के बराबर। भाई एक न्यूक्लियॉन का मास एम है, इसके अंदर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब इसका टोटल मास होगा एम इंटू ए के बराबर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। स्फेरिकल एज्यूम करना है हमेशा न्यूक्लियस को, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या होती है? आर नोट ए पावर 1/3। इसका क्यूब करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नोट क्यूब, और ए की पावर 1/3 और इसकी भी पावर 3 करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होके ए की पावर 1 बनेगा, यानी कि ए आएगा। ये ए से ए उड़ जाएगा तो आंसर क्या है? एम अपॉन 4/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर लिख दिया मैंने, पाई आर नोट क्यूब आएगा। अब ध्यान से देख के बताओ कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन कांस्टेंट, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन स्मॉल एम ये भी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नोट मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कांस्टेंट है, और अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो डेंसिटी निकल के आएगी न्यूक्लियस की वो भी क्या आएगी? कांस्टेंट निकल के आएगी। क्या वो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी? नहीं जी, क्योंकि ए वाली टर्म तो कैंसिल हो चुकी है इसमें।
भाई एटॉमिक मास अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास वाली कोई टर्म आ ही नहीं रही है। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कोई भी न्यूक्लियस हो, चाहे उसका एटॉमिक मास ज्यादा हो कम हो, एटॉमिक नंबर कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी बराबर होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी आप, ये वाली चीज भी आप याद रखो कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। रेडियस तो अलग अलग होती है लेकिन डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2.29 इंटू 10⁻17 के आसपास कुछ। तो ये वैल्यू याद करनी जरूरी नहीं है, आप ये याद रखो कि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर आइसोटोप। आइसोटोप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की ये कुछ आइसोटोप हैं। पहला है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, देखो 111, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है ना? एटॉमिक मास अलग अलग है, एटॉमिक नंबर तो सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब ये एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, ये इसका मतलब ये हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप्स हैं। ये हल्का वाला टाइप है, ये थोड़ा भारी है, ये और ज्यादा भारी हो गया, ये सब हाइड्रोजन के टाइप है। अब क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप हैं, इसलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करवाओगे और उसमें इनको यूज करोगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? सेम आएंगी। याद रखना है कि जो आइसोटोप है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मास वगैरह, वो सब अलग अलग है। आप देख भी सकते हो, ये हल्का, ये भारी है, ये और ज्यादा भारी है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है ना, इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। आइसोटोप का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप है, और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स है, इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। ऐसे हर एक एलिमेंट के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 ऐसे, तो ये सब आइसोटोप होते हैं। ठीक, फिर आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम आ रहा हो। जैसे आर्गन, एटॉमिक मास कितना? 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40, तो इन सब का एटॉमिक मास सेम है, तो इनको बोला जाएगा आइसोबार। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम आ रहा है उनका नाम होगा आइसोबार। तो आइसोबार की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स है तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। अगर कोई रिएक्शन करवाओगे केमिकल रिएक्शन तो उसमें अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे तीनों, इसका मतलब डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इन सब का मास बराबर है तो इनका मास बराबर होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आया समझ में? ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। ठीक है, ये इनकी खास बात है। फिर आता है आइसोटोन। आइसोटोन मतलब ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोन्स का मतलब क्या है? ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उनको हम बोलेंगे आइसोटोन। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस और ये सल्फर, इन सब के अंदर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं? A-Z से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे? A-Z से। चेक करो A-Z तीनों में सेम आ रहा है क्या? 30 - 14 क्या आएगा? 16 आएगा। 31 - 15 अगेन 16 आएगा। 32 - 16 अगेन 16 आएगा। इसका मतलब तीनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम आ रही है। अब क्योंकि ना तो ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये तो अलग अलग एलिमेंट है, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इनका एटॉमिक मास भी सेम नहीं है, इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कुछ सेम नहीं है इनमें, बस न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, बाकी इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग ही होंगी। डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोलो आया क्या समझ में? सिंपल है एकदम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आइसोटोन्स के लिए कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही अलग अलग होती हैं, बस इनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। ठीक, क्लियर एकदम? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी। न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली मतलब जैसे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जब दो पॉजिटिव चार्जेस पास पास आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। तो इस रिपल्शन के बाद भी जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में स्टेबल कैसे हैं, तो उनको बांध के रखने के लिए उनको एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनके ऊपर वर्क करता है। और साथ ही इन न्यूक्लियॉन्स की, जो न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी एक बाइंडिंग एनर्जी भी होती है। अब पहली बात तो ये कि बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से इनके अंदर, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है इनको बांध के रखने वाली ये जो एनर्जी है ये आई कहां से, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो नेचर में जब भी कोई न्यूक्लियस बना होगा तो क्या हुआ होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे पास आए होंगे और ऐसे कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अगर हम इन न्यूक्लियॉन्स का, ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, इनका अलग अलग मास कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी भी न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर Z है, मान लो ये कोई X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं तो मैं क्या देखूंगा, एटॉमिक नंबर देखूंगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब एक प्रोटॉन का जो मास है उसको हम MP से डिनोट कर रहे हैं, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास कितना हुआ, Z इंटू MP, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, A माइनस Z करके देखना है। A माइनस Z यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो नंबर अपने पास निकल के आएगा यही होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है उसको अगर हम MN से डिनोट कर दें तो जितने भी न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है उनका टोटल मास निकल के आ जाएगा A माइनस Z इंटू MN। यानी कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं उनका मास हो गया Z इंटू MP, और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका टोटल मास हो गया A माइनस Z इंटू MN। और अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास कितना है तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सारे के सारे पार्टिकल्स का टोटल मास। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उन सबका टोटल मास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है सिंपल सा। फिर हम एक काम करेंगे कि इस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करके देखेंगे। जो न्यूक्लियस का मास है वो है मान लो M और एक N लगा के यहां पे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल M और एक N लगा के मैंने इसको डिनोट किया है, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। लिख भी देता हूं मैं एक बार, जैसे MP का मतलब क्या है यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और N का मतलब क्या है, स्मॉल mn का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और कैपिटल MN का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर न्यूक्लियस का मास भी अलग से कैलकुलेट कर लिया जाए, टोटल जो मास आ रहा है न्यूक्लियस का, तो ये बराबर आना चाहिए। भी हमने क्या किया, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनका इंडिविजुअल मास कैलकुलेट किया, कितना कितना है, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियस का कंबाइंड मास कैलकुलेट कर लिया, फिर ये कंपेयर करके देखा तो हमने देखा कि ये बराबर आना चाहिए था। लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का जो इंडिविजुअल मास है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। मतलब ये जो आप जितने भी न्यूक्लियॉन है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उनका इंडिविजुअल मास अगर कैलकुलेट करते हो और न्यूक्लियस का मास अगर कैलकुलेट करते हो तो ये बराबर आना चाहिए था। भाई न्यूक्लियस में कौन है, यही तो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इनका इंडिविजुअल मास ले लो या कंबाइंड मास ले लो, क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिविजुअल मास ज्यादा आ रहा है और न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम आ रहा है। ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है, ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, जिसको मैं डेल्टा M के सिंबल से यहां पे डिनोट कर रहा हूं। डेल्टा M को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्यों आया, ठीक है, इसका रीजन समझो। देखो जब भी न्यूक्लियस बनता है तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पास पास आते हैं और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन उस टाइम पे, उस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए इनका कुछ मास, मतलब न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। किसकी फॉर्म में रिलीज होगा, एनर्जी की फॉर्म में इस न्यूक्लियस के बनते टाइम पे रिलीज हो जाएगा। तो ये जो कुछ मास यहाँ पे रिलीज हुआ है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रिलीज हुआ, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। इसी एनर्जी को, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल गया, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं, क्योंकि वही
वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बांध के रख रही है या न्यूक्लियस को स्टेबल रख रही है। नहीं तो क्या होगा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब दूर दूर भाग जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल होंगे। इनको बांध के रखने वाला अगर कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी एनर्जी नहीं होगी, तो ये सब दूर भाग जाने चाहिए। लेकिन ये भागते क्यों नहीं है एक दूसरे से दूर? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, और वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि न्यूक्लियस के बनते टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। तो इस न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो चुकी है, और कोई भी सिस्टम हो जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में होता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उस कंडीशन में। तो ये स्टेबल है अब, ठीक है, ये अपने आप टूट नहीं सकता। अब न्यूक्लियस अपने आप, ये न्यूक्लियस दूर दूर भाग नहीं सकते। अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है, अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है, इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन में सेपरेट करना है, तो आपको वापस उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी इसके बनते टाइम पे रिलीज हुई थी। बात समझ में आई क्या? इसलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है, अगर उतनी एनर्जी आप इसको एक्सटर्नली दे देते हो न्यूक्लियस को, तो ये वापस से टूट जाएगा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इस तरीके से बिखर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी न्यूक्लियस बनता है तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कहां से आती है? तो इन न्यूक्लियॉन्स का कुछ कुछ मास, सभी न्यूक्लियॉन्स का थोड़ा थोड़ा मास कम हो जाता है और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता है। आपको आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पता होगा। आइंस्टीन ने बताया था कि जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसका फॉर्मूला होता है E=mc²। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ जाओगे कि ये जो मास में कमी आ रही है, अगर ये एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल रही है तो इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। कैसे फाइंड करोगे? तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, मास में जो कमी आ रही है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मास डिफेक्ट कितना है यहाँ पे? डेल्टा एम। मास डिफेक्ट मतलब जो मास में कमी आ रही है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? c² से। तो इससे अपने पास क्या आएगी? वो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी, और उसी एनर्जी का नाम क्या रख दिया हमने? बाइंडिंग एनर्जी। क्यों रखा, वो समझ में आया क्या? क्योंकि यही वो एनर्जी है जो वापस से अगर न्यूक्लियस को मिल जाएगी तो ये वापस से टूट भी सकता है। तो इतनी एनर्जी की कमी है इसके पास, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस स्टेबल है। ये कम हो गया, इसकी मतलब एनर्जी कम हो गई इतनी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में आ गया। ये इस तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो क्या करना है? जो मास डिफेक्ट है उसको AMU में पुट करना है, और सिंपली आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा था कि 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो इससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना है? ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको बस इतना सा करना है कि जो मास डिफेक्ट है उसको किसमें पुट करना है? AMU के अंदर। AMU में मास डिफेक्ट पुट करेंगे और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमको पता है कि 1 AMU मास है, उससे इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो अगर डेल्टा एम मास डिफेक्ट होगा AMU के अंदर तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी? तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दो, जो कि AMU में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं होना चाहिए, याद रखना है AMU में होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट में होना चाहिए। इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगी? जो बाइंडिंग एनर्जी है वो निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको मास डिफेक्ट डायरेक्टली पता है AMU में, तो उसको c² से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। ये तब करना है जब किलोग्राम में मास दे रखा हो, तो c² से मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर निकालना हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डायरेक्टली हमारे पास ये डेटा है कि 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो अगर डेल्टा एम AMU के अंदर डेल्टा एम मास डिफेक्ट है तो उससे कितनी एनर्जी बन रही होगी? तो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अपन सॉल्व करके निकाल लेंगे इसको, ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखनी है कि अगर आपको बोला जाए कि एक न्यूक्लियॉन को अलग करना है, पूरे न्यूक्लियस को तोड़ना नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, यानी कि एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, वो आपको पूछी जा रही है। भाई एक न्यूक्लियॉन को अगर न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी एक न्यूक्लियॉन की न्यूक्लियस में, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर पूरे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो टोटल इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही न्यूक्लियन को अलग करना है, एक न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से बाहर निकालना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो पहले तो न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लो। ये आ गई मान लो B.E, ये क्या है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अब
न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ये किससे पता चलेगा? एटॉमिक मास को देख के। जो एटॉमिक मास होता है वो ये शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है यानी कि एटॉमिक मास के बराबर, उतने से इस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस से, तो इससे अपने पास क्या आएगा? इससे अपने पास आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी अपने पास निकल के आ जाएगी। आया समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज करके आप किसी एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। पहले तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो न्यूक्लियस की इन फॉर्मूलों से, और उसके बाद में एक जो न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है उससे उस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो, तो इससे अपने पास एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है पहले उसका मतलब समझो, उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास को हम ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ के ऊपर उन सब के लिए जो एटॉमिक मास है वो हमको पता होता है, हम उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का? पहले तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो न्यूक्लियस की और उसके बाद में एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दो, तो अपने पास आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है अलग अलग एलिमेंट्स का उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। अब इस ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको याद करनी है। ये जो ग्राफ है ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि वो वाले न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास कम है, जैसे कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 1s2 और 1s3। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम आ रही है। देखो ये वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 6, 8 इस तरीके से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये डेटा लिखा हुआ है। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, ये एटॉमिक मास। तो आप देख लो कि जो हल्के न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक मास कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। देखो 2 के आसपास ही है, 2 के थोड़ा ऊपर नीचे है ना। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। जो हल्के न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस भारी होते जा रहे हैं, इधर बढ़ने पे न्यूक्लियस भारी होते जाएंगे, उनका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर देखो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको बोलते हैं पीक्स। पीक मतलब चोटी, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये कुछ पीक्स आपको दिखाई देंगे। इन पीक्स के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। और पीक के ऊपर होने का मतलब है जैसे अगर कोई पहाड़ की चोटी पे अगर बैठा हो तो वो आसपास के एरिया से ऊपर होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ की चोटी के ऊपर यानी कि पीक्स के ऊपर ये जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो अपने आसपास वाले न्यूक्लियस होंगे, आसपास वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनसे ज्यादा होगी। जैसे हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लिथियम से भी ज्यादा है और इधर हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। ऐसे ही कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इधर लिथियम से भी ज्यादा है और इधर नाइट्रोजन से भी ज्यादा है ना। आसपास वाले जो नेबरिंग जो न्यूक्लियसेस हैं उनसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे ऑक्सीजन के लिए देखो, इधर कौन है नाइट्रोजन, इधर कौन है ऑक्सीजन, तो इन दोनों से ज्यादा है ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपली जो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं अपने आसपास वाले न्यूक्लियस की कंपैरिजन में। कैसे, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आ रही है, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होता है तभी तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कोई कम स्टेबल न्यूक्लियस है, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उसको तोड़ना क्या होगा, इजी होगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो टूट के बिखर जाएगा, उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसको तोड़ना मुश्किल है, उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा। सिंपल सी बात अभी। तो यहां पे याद रखना है कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने आसपास वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है, एक चीज और देखो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर,
यहाँ पे आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, आयरन सबसे ज्यादा टॉप पे है, देखो सबसे ऊपर कौन है, आयरन, इसके बाद में और इसके पहले जो ग्राफ है वो नीचे ही है, तो सबसे टॉप पे कौन है, आयरन। तो आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो सबसे ज्यादा होती है, ये करीब करीब 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आयरन की सबसे ज्यादा है तो ये नेचर का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। नेचर का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन है, आयरन, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द अर्थ, मतलब कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जो स्टेबल एलिमेंट है वो है आयरन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, मतलब इसको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, ये इजीली टूटेगा नहीं, इसका न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, तो इसका अंदर भी ये स्टेबल रहेगा। इसलिए अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, वो स्टेबल है। एक चीज और यहाँ पे नोटिस करो कि आयरन के बाद में अगर हम आगे जा रहे हैं तो ये जो कर्व है ये थोड़ा नीचे आता जा रहा है, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि जो हेवी न्यूक्लियस है, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का मतलब है कि वो कम स्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन। आगे जाएंगे तो स्टेबिलिटी घट रही है, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है, और इससे पहले वाले एलिमेंट्स की भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कमी है ना। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है नेचर का, और इसके बाद में और इसके पहले जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम रहेगी, और जितना हेवी न्यूक्लियस होता जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तेजी से डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये कम स्टेबल होते जाएंगे। जितना ज्यादा एटॉमिक मास होता है ना किसी न्यूक्लियस का, वो उतना ही लेस स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एक तरह से मान लो कि यहाँ पे एटॉमिक मास होगा 30 और यहाँ पे करीब होगा 140 के आसपास, ठीक है। तो 30 से लेके 140 इस रेंज में जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखो, 30 से लेके 140 इस रेंज में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट सी है और ज्यादा भी है अपने आसपास वाले एलिमेंट से, मतलब इधर वाले एलिमेंट्स और आगे वाले एलिमेंट से। इस रेंज में जो एलिमेंट्स आ गए, कौन सी रेंज में, 30 से लेके 140, 30 से लेके 140 इस रेंज के जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास 30 से लेके 140 के बीच में है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है और लगभग बराबर सी है, कांस्टेंट्स है ग्राफ यहाँ पे। तो ये बोल सकते हो कि इस रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, और इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये इस ग्राफ का मीनिंग है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इस ग्राफ से हम क्या चीज पता लगाएंगे। तो पहली जो चीज यहाँ पे सीधी सीधी पता चल रही है वो ये है कि इससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पता चल रही है कि कौन ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है और कौन से कम स्टेबल न्यूक्लियस है। तो पहली चीज जो यहाँ पे पता चल रही है वो क्या पता चल रही है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है और कौन सा कम स्टेबल न्यूक्लियस है, वो इसी बाइंडिंग एनर्जी को देख के पता चल रहा है, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के थ्रू, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस न्यूक्लियस के लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है और कौन सा कम स्टेबल है। जैसे आपको दो एलिमेंट्स दे दिए और पूछा कि भी एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, एक की इतनी है, तो बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो कैसे पता लगाओगे, बाइंडिंग एनर्जी चेक करोगी, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या ओवरऑल एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस न्यूक्लियस की ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से पता लगाना है। तो पहली चीज जो इस ग्राफ से हमको पता चल रही है, ये ग्राफ हम क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पहले से ड्रॉ करके रखते हैं और फिर इससे रिजल्ट निकालते हैं कि इससे हमको क्या समझ में आया। ग्राफ से पहला जो डेटा है वो ये निकल के आता है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को आप इससे चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर हम हल्के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी देखें, मान लो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी आप चेक करो तो ये 2 के आसपास है, 2 से थोड़ा कम है, एक आइसोटोप की 2 से थोड़ी ज्यादा है, तो 2 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करके, किसको कंबाइन करके, हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करके क्या बनाता हूं, हीलियम, क्या बन गया, हीलियम न्यूक्लियस बन गया। तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी देखो 6 से ऊपर जा रही है, 6 के आसपास मान लेते हैं। अब मेरे पास में एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है,
एक दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 2 और 2 के आसपास है, 2 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक की 2 है, दूसरे की भी 2 है, दोनों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने से क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर ऐड करोगे तो वो हीलियम बन जाती है, तो हीलियम बन जाएगा। तो हीलियम न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या आ रही है, 6 आ रही है, मतलब 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आना चाहिए था, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। एक्स्ट्रा क्यों आ रही है, क्योंकि जब हाइड्रोजन को ऐड करने से हीलियम बनती है तो कुछ एनर्जी और रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है इसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इससे हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर हम हल्के न्यूक्लियस को, जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करके अगर हम एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। और बाइंडिंग एनर्जी कब आती है किसी भी न्यूक्लियस में, जब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन कंबाइन होगी और हीलियम बनेगी तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वो एनर्जी हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे सन के अंदर यही प्रोसेस होती है, सन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन होकर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीलियम बनाती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए जो सन है वो इनफाइनेट टाइम से, मतलब करोड़ों सालों से एनर्जी का एक सोर्स है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है, हीलियम बन रही है और उससे एनर्जी रेडिएट हो रही है जो अर्थ तक आती है अपने, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। मिक्स करने को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या। पहली चीज क्या चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इस ग्राफ को देख के, और दूसरी चीज हमको ये समझ में आया कि अगर हम हल्के न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। एक और चीज देखो यहाँ पे, अगर हम किसी हैवी न्यूक्लियस की बात करें, जैसे यूरेनियम की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे यूरेनियम दिखा रखा है और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है देखो पर न्यूक्लियन वो कितनी है, तो 8 से थोड़ी कम है, 8 से थोड़ी कम है इसकी, है ना। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये 8 से थोड़ा नीचे आएगा। इसका मतलब ये 7.5 मान लेते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, सपोज करो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इतनी है। अब मान लो मैं इसके टुकड़े करता हूं, इसके 2 टुकड़े कर दिए अपन ने, हेवी न्यूक्लियस है, इसको तोड़ा हमने, इसके 2 अलग अलग टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े मान लो, एक तो है 100 एटॉमिक मास का और एक है 138 एटॉमिक मास का। 238 इसका एटॉमिक मास कितना है, 238। तो 2 टुकड़े करेंगे तो उनका एटॉमिक मास ऐड करने पे 238 ही आना चाहिए। तो एक जो टुकड़ा है उसका एटॉमिक मास मान लो 100, है ना, एक का एटॉमिक मास कितना 100 मान लिया और दूसरे का कितना मान लिया 138 मान लिया, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 238 हो गया। अब ये जो दोनों टुकड़े हैं, ये जो दोनों टुकड़े हैं इनको ध्यान से देखो, ये किस रेंज में आ रहे हैं, 30 से लेके 140 वाली रेंज के अंदर आ गई। और 30 से लेके 140 के रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 से ज्यादा है, 8.5 के आसपास है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यूरेनियम न्यूक्लियस लिया, मैंने क्या किया, ये यूरेनियम न्यूक्लियस लिया और इसको तोड़ा, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। हर एक जो टुकड़ा है, वैसे ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, इनमें ये टूटेगा, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, सॉरी बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूटता है। तो ये जो टुकड़े हैं ये कौन सी रेंज में आ रहे हैं, 30 से लेके 140 की रेंज में आ रहे हैं। और इस रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लगभग 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो यूरेनियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी थी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब उसके टुकड़े किए जा रहे हैं तो दोनों टुकड़ों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये तो 17 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब उसके टुकड़े किए तो उनकी मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, मतलब करीब करीब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा आ रही है। तो ये ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि जब आप इस हेवी न्यूक्लियस को तोड़ोगे उस टाइम पे कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, यानी कि एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वो वाली प्रोसेस है जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ा जाएगा और हल्के न्यूक्लियस में कंपैरेटिवली हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, इससे जो टुकड़े होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और इस प्रोसेस के दौरान भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है।
अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये हमको चाहिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सबको चलाने के लिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं सब न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के हैं। कौन से वाले हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको करवाने के लिए 10⁻⁷ केल्विन इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इसलिए ये वाली प्रोसेस अभी तक पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अभी तक पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अभी चाइना ने इतना टेम्परेचर लैब के अंदर डेवलप किया है, तो उससे हम इस प्रोसेस को भी अब अर्थ के ऊपर करवा पाएंगे। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों प्रोसेस के क्या नुकसान है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखो कि इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि इससे हम एक तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, दूसरा हमको ये समझ में आ गया कि हल्के न्यूक्लियस को अगर हम कंबाइन करके हेवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी, और एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो उसके जो टुकड़े होंगे, है ना, उस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी हमको एनर्जी मिलती है और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी हमको एनर्जी मिलती है। तो ये सब हम इस ग्राफ को देख के ही पता लगा पा रहे हैं। हमारे दिमाग में ये जो चीजें आ रही है ना, ये किसकी वजह से आ रही है? इस ग्राफ को रीड करने से आ रही है कि ऐसा होगा, इसको तोड़ेंगे यूरेनियम को तो हल्के न्यूक्लियस बनेंगे जो ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। स्टेबिलिटी में आने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके निकाल देगा। और इसी तरीके से जो है हल्के न्यूक्लियसेस हैं वो भी कंबाइन होंगे तो उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो भी आपको ग्राफ को देख के इजीली पता चल रहा है कि हल्के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम है और हेवी न्यूक्लियस की कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। स्टेबिलिटी में आने के लिए जो न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर चुका होता है, तभी उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी वापस से देनी पड़ती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, याद रख सकते हो। बोलो, आया क्या समझ में? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करो, तो पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपको पूछी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको थ्योरी के अंदर लिखने हैं। लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको, आप अपनी लैंग्वेज में इनको लिख देना। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो, आसानी है एकदम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम। जैसे ये एक प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखी है, यूरेनियम है वो थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है। ठीक है, इसको अल्फा डिके बोलते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपको बतानी है। तो उस एनर्जी को मैं यहाँ पे क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। क्यू का सिंबल यूज किया जाता है उस एनर्जी के लिए जो रिलीज हो रही होती है। यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस का मास आपको दे रखा है, थोरियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है और हीलियम न्यूक्लियस का भी मास दे रखा है, तीनों का मास दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो गया होगा, वही एनर्जी की फॉर्म में आपको मिल रहा होगा। यानी कि जब यूरेनियम के टुकड़े होंगे तो ये जो दोनों टुकड़े हैं इनका कंबाइंड मास यूरेनियम के मास से, यूरेनियम न्यूक्लियस के मास से कम होना चाहिए, क्योंकि जो मास में कमी आती है, मास डिफेक्ट जिसको बोला जाता है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकलता है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? मास में कितनी कमी आ रही है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो रही है। अब ये कैसे फाइंड करोगे? तो मास डिफेक्ट को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, मास डिफेक्ट के लिए पहले यूरेनियम न्यूक्लियस का मास देख लो, मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, और उसमें से माइनस कर दो इन दोनों न्यूक्लियस का टोटल मास, मास ऑफ थोरियम और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, क्या करना है? इसका मास देखना है कितना है, इन दोनों का मास देखना है कितना कितना है, दोनों को आपस में इन दोनों का टोटल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपने पास क्या आएगा? मास डिफेक्ट आएगा। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये आएगा, ये देखो यूरेनियम का मास दे रखा है 238.05079 और इसमें से मास ऑफ थोरियम और हीलियम न्यूक्लियस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 234.04363 प्लस 4.00260 ये माइनस कर लेंगे, तो इससे अपने पास क्या आएगा? मास डिफेक्ट आएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ये जब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे तो जितना भी मास डिफेक्ट आएगा वो किस में आएगा? एएमयू में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा।
क्योंकि ये सारा डेटा आपको एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही दे रखा है। और उसके बाद में क्या करना है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अगर फाइंड करना है तो जो मास डिफेक्ट है उसको सिंपली आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना मास डिफेक्ट अगर आ रहा होगा डेल्टा एम, जो आपको सॉल्व करके पता चलेगा, जो कि AMU में आएगा, उसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, तो वो एनर्जी आ जाएगी अपने पास जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। जब आप इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो कि AMU में होगा मास डिफेक्ट, तो आपके पास डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगी, वो एनर्जी जो रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। आए समझ में, कैलकुलेशन है वो आप कर लेना, सिंपल ही एकदम। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और इसीलिए जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में वो अब एक दूसरे से रिपल्शन फोर्स के बावजूद वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। मान लो इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, उनको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जितने भी ब्लू कलर में दिखा रखे हैं स्फेयर, ये सब मान लो प्रोटॉन है, और बाकी ये रेड कलर में है, ये कौन है, ये है न्यूट्रॉन। तो ये जितने भी प्रोटॉन हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। तो लगता है ये रिपल्सिव फोर्स, हो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा। दो सेम टाइप के चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस जैसे रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, वैसे ये प्रोटॉन सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये आपस में चिपके हुए हैं, इनको कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इनको बांध के रख रहा है। तो उस फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो पहली चीज जो यहां से हमको पता चलती है वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। समझ में आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको कंपेयर करोगे तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उससे अगर कंपेयर करोगे तो उन्हीं दोनों पार्टिकल के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है तो वो 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ये 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इसकी ताकत का पता लगा सकते हो इजीली कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसके बारे में ये याद रखनी है कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स है ये। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब जैसे मान लो दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो वो हमेशा उन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर को या दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये सेंटर टू सेंटर नहीं लगता, ये चारों तरफ लगता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियस है, मतलब जितनी जगह पे ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होता है चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से ये बंधा हुआ है, चारों तरफ से बराबर फोर्स इनके ऊपर लग रहा होगा। ये नहीं है कि दो पार्टिकल्स उनके सेंटर टू सेंटर इनके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, फिर कोई दो पार्टिकल्स उनके सेंटर टू सेंटर लग रहा है, ये नहीं है, ये चारों तरफ लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा फील्ड आ गया, एक ऐसा रीजन आ गया न्यूक्लियस के अंदर, एक ऐसी जगह आ गई एक तरह से जहां पे जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सारे के सारे चारों तरफ से आपस में कॉम्पैक्ट तरीके से बंधे हुए हैं। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स माना जाता है। क्या माना जाता है, नॉन सेंट्रल फोर्स इसको बोला जाएगा। तीसरी बात जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन के बीच में जितना लगता है उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। मतलब पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रोटॉन
और दूसरे प्रोटॉन के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में होगा, उतना ही एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में होगा। मतलब सब आपस में बराबर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये सब बराबर फोर्स से चारों तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखो कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसकी जो रेंज होती है ना 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर की होती है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, जिनकी ऑर्बिट की रेडियस लगभग 10⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है, उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगेगा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। यानी कि एक शॉर्ट रेंज का फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी रेंज सिर्फ इतनी है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना वो 10⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। तो इसी रेंज में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा। इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उन पे भी नहीं लगता, ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लगता है, ठीक है। अब ये कुछ ग्राफ यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनका मतलब समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अगर फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनके बीच में ग्राफ दे रखा हो तो ये जो ग्राफ है इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, ताकि ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये स्टेबल कंडीशन में रहे। मतलब कितनी दूरी के ऊपर न्यूक्लियॉन्स स्टेबल कंडीशन में होंगे। देखो इस ग्राफ का मतलब समझो। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिखा रखा है ये फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। एक्स का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियॉन ये है, एक न्यूक्लियॉन ये है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, कोई भी दो पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, या तो न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, तो उनमें से कोई दो पार्टिकल है ये, और इनके बीच की दूरी है मान लो r, ठीक है। तो अगर ये दूरी कम करते जाएंगे हम या बढ़ाते जाएंगे तो किस तरीके से इनके बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होगा, वो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको बताया है, ठीक है। ग्राफ का मतलब समझो। इधर से चलेंगे इस ग्राफ के अंदर, उल्टा चलते हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू काफी ज्यादा है, मान लो x की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स काफी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियॉन्स काफी दूर दूर है। मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितना दूरी पे ये होते हैं ना न्यूक्लियस में, उससे ज्यादा दूरी पे है मान लो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो काफी वीक लगेगा, काफी कम लगेगा। अच्छा, ये ग्राफ नेगेटिव साइड में भी दिखा रखा है और पॉजिटिव साइड में भी दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है? देखो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल से बताया जाएगा, और अगर दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल से बताते हैं। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेगेटिव वाला ग्राफ अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये याद रखेंगे। अब ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच की, ये कम करते जा रहे हो आप। जैसे जैसे आप कम करते जाओगे डिस्टेंस को, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। नीचे जा रहा है ना ग्राफ, तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है 0.8 फर्मी, इतने डिस्टेंस के ऊपर ये जो फोर्स है ये सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रही है। मतलब 0.8 फर्मी डिस्टेंस के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा लग रहा होगा। अगर आप डिस्टेंस को और कम करोगे, डिस्टेंस को और कम करना चाहोगे, आप जीरो की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब डिस्टेंस को और कम करते जा रहे हो। डिस्टेंस को और कम करोगे तो आप देखोगे कि ये जो फोर्स है ये वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे मान लो ये -10 है, तो यहाँ पे होगा ये -8, फिर यहाँ पे होगा -6, यहाँ पे होगा -3, ऐसे कम होता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी? 0। मतलब एक डिस्टेंस ऐसी भी आएगी जब न्यूक्लियस के बीच में आप इतना कम डिस्टेंस कर दोगे कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। फिर अगर और ज्यादा उनको करीब लेके आओगे, और ज्यादा पास उन न्यूक्लियस को लेके आओगे, तो यही फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई क्या? तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम लगेगा। फिर इनको पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, पास ला रहे हो, इतना डिस्टेंस पे लाए तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता बढ़ता क्या हो गया? मैक्सिमम। फिर और डिस्टेंस कम करी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग गया, कम होने लग गया, एक पॉइंट पे 0 हो गया। और पास लाए तो अब ये रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप सोच के बताओ कि न्यूक्लियॉन्स कौन से वाले डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे? ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ कौन से वाले डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, सबसे ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे। कौन से डिस्टेंस है वो?
0.8 फर्मी। इतना डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा। इससे कम या ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, तो हमेशा पार्टिकल उस जगह पे रहना चाहेगा ना जहां पे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, क्योंकि उससे डिस्टेंस को कम करोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब 0.8 फर्मी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, 0.8 फर्मी मीटर डिस्टेंस पे। फर्मी मतलब 10 की पावर -15, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ये डिस्टेंस होती है उनके बीच में। न्यूट्रॉन ऐसे चिपका हुआ नहीं है प्रोटॉन से, उनके बीच में थोड़ा गैप है। वो गैप कितना है वो बताया यहाँ पे, 0.8 फर्मी मीटर के बराबर है। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखा रखी है, और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा तो हमेशा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव बनेगी, याद रखना है। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो सिस्टम की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे तो वो नेगेटिव में आएगी, और अगर दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा पार्टिकल्स के बीच में तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0। ये जो ग्राफ है इसमें ध्यान से देखो, अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे, इसमें भी उल्टा रीड करते हैं इसको, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जा रहे हो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आ रही होगी। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है वैल्यू कम हो रही है। देखो जैसे -3 ज्यादा होता है या -5, -3 ज्यादा होता है, -5 कम है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी है, आगे नेगेटिव सिंबल भी तो लगा हुआ है उसको भी देखो आप। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब है वैल्यू कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स कम होगी। तो इस डिस्टेंस के ऊपर आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर अगर न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, इसका मतलब ये इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। कोई भी सिस्टम तभी सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। अगर वहां से उसको छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा। जब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होगा हाइट कम होती जाएगी ग्राउंड से, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, 0। तो वापस से वो अपनी स्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहा है। कोई भी सिस्टम हो वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है हमेशा। एक स्प्रिंग है उसको आपने खींच दिया, जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे छोड़ते हैं स्प्रिंग वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस कितनी हो जाए, 0। क्योंकि हमेशा कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो वही बात यहां पे होती है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आती है। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पे न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस के अंदर 0.8 फर्मी मीटर के बराबर है। ठीक है, फिर अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे 0.8 फर्मी से भी कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी, और इस पॉइंट के ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। फिर अगर आप और डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब है अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना जरूरी है। तो मिनिमम कब है, 0.8 फर्मी मीटर के ऊपर। आया समझ में? तो इससे हम ये याद रखेंगे कि 0.8 फर्मी मीटर, ये जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये कितनी होती है, 0.8 फर्मी मीटर के बराबर होती है। इस डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच का ग्राफ, या फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच का ग्राफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। याद होने चाहिए दोनों ग्राफ। ठीक है,
और साथ में ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। अगर आपको पूछे भी न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बताओ कि वो किस टाइप के फोर्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। 6 प्रॉपर्टीज बताइए मैंने, इंपॉर्टेंट, सारी याद कर लेना। आया समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी न्यूक्लियस मान लो टूटता है या दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, तो उसकी जो रिएक्शन है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो वो जो रिएक्शन है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये क्या है, यूरेनियम न्यूक्लियस, और इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग कर रहे हैं। न्यूट्रॉन इससे जाके टकराएगा, यहाँ पे एक यूरेनियम न्यूक्लियस है और इससे एक न्यूट्रॉन जाके टकरा रहा है, तो जैसे ये टकराएगा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक मास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले कितना था एटॉमिक मास 235, अब कितना हो गया 236। ठीक है, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, बस एटॉमिक मास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में ये अनस्टेबल रहेगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, तो इसको मैं एक स्टार का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टार का सिंबल ये शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस अभी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी में आने के लिए यहाँ पे टूट जाएगा, 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। एक टुकड़ा है इसका बेरियम और दूसरा टुकड़ा है यहाँ पे क्रिप्टॉन। ठीक है, और 3 साथ में नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है इसको वो देखो। सबसे पहले यूरेनियम 235, यूरेनियम 92, 235, इसके ऊपर कौन जाके टकरा रहा है, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के निकलने से आने से जो एटॉमिक मास है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिखा जाएगा प्लस 1 न्यूट्रॉन, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन एंटर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यूरेनियम 236 बन जाएगा, यूरेनियम 92 236 बन गया। अब ये वाला जो न्यूक्लियस ये अनस्टेबल है, तो इसके ऊपर एक स्टार का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये किस में टूट गया, ये टूट गया बेरियम 56 144 और किसमें, क्रिप्टॉन के अंदर, जो कि 36 89। ठीक है, और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन मिले हमको। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है बस इसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रखे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के, और इनका नाम आपको पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो इनका नाम कैसे रखा जाएगा वो समझो। जैसे यहाँ पे लिथियम के साथ में एक प्रोटॉन जाके कंबाइन हो रहा है, तो ये बन रहा है पहले बेरिलियम, और उसके बाद में ये यहाँ पे अनस्टेबल है, देखो स्टार का सिंबल लगा हुआ है जो ये शो कर रहा है कि ये अनस्टेबल है, तो ये 2 अल्फा पार्टिकल्स में या 2 हीलियम न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आके लिथियम के साथ में कंबाइन हो रहा है, प्रोटॉन, 1H1 मतलब प्रोटॉन है ये, और क्या पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे निकल रहे हैं। इससे मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। तो इस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा पी अल्फा रिएक्शन। पी मतलब प्रोटॉन के लिए है, प्रोटॉन आया था और लास्ट में कौन निकला, अल्फा पार्टिकल, तो इसका नाम रखा जाएगा पी अल्फा रिएक्शन। इसी तरीके से जो सेकंड रिएक्शन, इसको देखो यहाँ पे क्या है, बोरॉन, इसके साथ में एक प्रोटॉन कंबाइन हुआ तो ये बन गया कार्बन, स्टार लगा हुआ, इसका मतलब अनस्टेबल। स्टेबिलिटी में आने के लिए ये एक यहाँ पे न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये कार्बन 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा करेक्शन कर लो, क्योंकि 11 + 1 यानी दोनों साइड में जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है वो बराबर होनी चाहिए, है ना, वो बैलेंस करने होते हैं इसमें। जैसे केमिकल रिएक्शन में आप बैलेंस करते हो ना, दोनों साइड में आप एटम्स को बैलेंस करते हो, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर उसी तरीके से क्या बैलेंस किया जाएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को दोनों साइड में बराबर रखा जाएगा। तो कार्बन 11 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोटॉन आया था और लास्ट में कौन निकला, न्यूट्रॉन, तो इस रिएक्शन का नाम रखा जाएगा पी एन रिएक्शन। पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, तो पी एन रिएक्शन इसका नाम रख दिया। इसी तरीके से ये कार्बन 12 है, इसके साथ एक प्रोटॉन कंबाइन हो गया तो इससे पहले बना नाइट्रोजन 13। अब ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी में आने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये गामा पार्टिकल है ना, ये शो कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन इसका नाम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे कौन आया था, प्रोटॉन आया था और लास्ट में कौन निकला, गामा पार्टिकल, तो इसका नाम रख दो पी गामा रिएक्शन, है ना। इस तरीके से इसका नाम रखना है। मतलब एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि जो पार्टिकल आ रहा है
उसका नाम पहले है और जो निकल रहा है उसका नाम बाद में है, बस उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का नाम रखा जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर गामा पार्टिकल की बॉम्बिंग करी तो इससे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिला हमको। 1h1 मतलब प्रोटॉन है और ये 0n1 है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो कौन आया था, गामा पार्टिकल आया जिससे न्यूक्लियस टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिसइंटीग्रेशन। अगर कोई भी न्यूक्लियस टूट रहा है फोटोन के आने से, यानी गामा पार्टिकल एक तरह से फोटोन ही होता है, तो वो जाके अगर टकरा रहा है किसी न्यूक्लियस से और वो टूट रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन बोला जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, आया क्या समझ में। ये जो रिएक्शन मैंने लिखे ना, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर फिजन। देखो न्यूक्लियर फिजन का मतलब है किसी हैवी न्यूक्लियस का टूटना। किसी हैवी न्यूक्लियस के टूटने की जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब है टूटना एक तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक रिएक्शन दिखा रखी है। यहाँ पे ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग की जा रही है। न्यूट्रॉन के टकराने से पहले तो न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये यूरेनियम 236 बन गया। पहले क्या था, यूरेनियम 235 था, अब ये क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन इंटर कर गया। लेकिन ये अनस्टेबल है, इसलिए ये दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, एक होगा बेरियम और एक होगा क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये जो इसके टुकड़े हैं साथ में 3 न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो कि एक हेवी न्यूक्लियस टूट रहा है 2 हल्के न्यूक्लियस के अंदर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या रखा जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हमेशा क्या होगा, एक हेवी न्यूक्लियस हमेशा टूटेगा 2 हल्के न्यूक्लियस में, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस में भी टूट सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। तो हेवी न्यूक्लियस के टूटने की इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में। तो यहाँ पे मैं उसको Q से डिनोट कर रहा हूँ। Q का मतलब है वो एनर्जी जो इस रिएक्शन में रिलीज होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल हो गया। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है हेवी न्यूक्लियस का टूट के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, ठीक है। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन बार बार रिपीट होती जा रही है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो अपने आप ही बार बार रिपीट होती जा रही है, अपने आप ही होती जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन आके टकराता है। न्यूट्रॉन के टकराने से पहले तो बन गया यूरेनियम 236, फिर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ये टूट जाएगा 2 टुकड़ों में, जो कि होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर ये जो 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे ये वापस से किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। जैसे इस यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ा था न्यूट्रॉन ने, उसी तरीके से ये 3 न्यूट्रॉन भी आगे जाके क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे और भी यूरेनियम न्यूक्लियस हैं तो उनको तोड़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपने आप ही बार बार होती रहेगी, इसमें आपको अलग से कुछ करवाना नहीं है। तो ये अपने आप ही अगर रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, बार बार रिएक्शन अपने आप ही रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये जाके टकराता है इस यूरेनियम 235 से, तो ये वापस यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा पहले तो, और उसके बाद में इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। और ये वाला जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये इससे जाके टकराता है, तो वापस से इस यूरेनियम 235 का पहले तो क्या होगा, यूरेनियम 236 बनेगा, और उसके बाद में इसके जो 2 टुकड़े होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन, उसके साथ में 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे। ऐसे ये वाला न्यूट्रॉन भी किसी यूरेनियम न्यूक्लियस से जाके टकराएगा। तो ऐसे हर एक जो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होगा उसके अंदर आप क्या देखोगे कि 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये आगे जाके और यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप ही जो रिएक्शन है ये रिपीट होती रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होगी तो एक तरह से एक्सप्लोजन टाइप से आपको दिखाई देगा, क्योंकि एकदम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जैसे एक्सप्लोजन में होती है। तो अगर इस रिएक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक एक्सप्लोजन की फॉर्म में आपको दिखेगी। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और जो ये एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना, उनका यही कॉन्सेप्ट होता है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर ही वो बेस्ड होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब ये दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, है ना। चेन रिएक्शन ही होती है उसके अंदर, ये बार बार रिएक्शन होती है और अनकंट्रोल तरीके से होती है, तो एकदम से इतनी एनर्जी निकलती है जो कि एक्सप्लोजन की फॉर्म में होती है। अगर इसी रिएक्शन को आप कंट्रोल मैनर में करवा लो, कैसे, जो यहाँ पे नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले थे यहाँ पे, उसमें से 2 को रिएक्शन से हटा दो,
किसी तरीके से रिएक्शन से उनको हटा दो, तो एक न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर उससे वापस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, उनमें से वापस 2 को हटा दो रिएक्शन से, फिर वापस एक वो न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा। तो जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में होती रहेगी, एक कंट्रोल तरीके से चलती रहेगी। उस कंडीशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बस कंट्रोल मैनर में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, ये अनकंट्रोल तरीके से होती है, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता, तो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है लाइट न्यूक्लियस का कंबाइन होके एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना। अगर 2 हल्के न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूज होना मतलब मिक्स होना, ऐड होना। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, एक तो ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। तो ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको वेरी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन के आसपास। इतना हाई टेम्परेचर, ये सन का टेम्परेचर होता है, इतना हाई टेम्परेचर हमको चाहिए। तो उससे हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन कर पाएंगे, इनको जोड़ पाएंगे। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने से क्या बन जाएगी, हीलियम बन जाएगी, हीलियम गैस बन जाती है, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब ये जो हीलियम है ये इन हाइड्रोजन के आइसोटॉप से ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि जब ये हीलियम बन रही होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, और ये जो एनर्जी है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर हम हल्के न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमको एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम टरबाइन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर पाते हैं। उसी तरीके से इस हीट एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे इस हीट एनर्जी को हम यूज करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे और इससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों में से बेटर रिएक्शन कौन सी है, बेटर तरीके से किसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहले सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें हम क्या करेंगे, एक हेवी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे। एक हेवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो इसमें फ्यूजन में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस टूट के लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, 2 लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होके हेवी टेम्परेचर के ऊपर कंबाइन होके ये हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब 2 लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होंगे हेवी टेम्परेचर पे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन से अपोजिट रिएक्शन हो गई है। इसमें हेवी न्यूक्लियस टूट रहा है और यहाँ पे 2 हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होके एक हेवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये वाली रिएक्शन के लिए हमको कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लो टेम्परेचर और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो टुकड़े होते हैं हेवी न्यूक्लियस के वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए रेडिएशंस करेंगे। तो यहाँ से जो टुकड़े आपको मिल रहे हैं हेवी न्यूक्लियस के वो रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशन एमिट करेंगे, यानी कि वो लिविंग बींग्स के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हम लोग हो, सबके लिए खतरनाक होंगे वो। तो यहाँ पे जो एक तरह से न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, इसलिए वो एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जब आप हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बनाते हो तो हीलियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो जो हेवी न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, और अगर रेडियो एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा,
रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, मतलब एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहेगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, जबकि ये क्या है, एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। और ये क्या है, ये सेफ है, मतलब सेफ फॉर एनवायरनमेंट। समझ में आया क्या, एनवायरनमेंट के लिए सेफ है और ये क्या है, डेंजरस है, क्योंकि इससे जो रेडियो एक्टिव एक तरह से टुकड़े निकल रहे हैं इसके, वो क्या है, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलेंगे। एक डिफरेंस और होता है इसके अंदर, जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है तो इससे जो हीट एनर्जी मिलती है हमको, इससे जो भी हीट एनर्जी मिलेगी वो कम होती है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो हीट एनर्जी हमको मिलेगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। मतलब एक यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ने पे जो हीट एनर्जी मिल रही है और दो हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करके हीलियम बनाने से जो हीट एनर्जी निकल रही है उनमें डिफरेंस होगा। ये एनर्जी ज्यादा होगी न्यूक्लियर फ्यूजन में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी, वो हमेशा कम होती है। क्या याद रखेंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कम होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छी रिएक्शन कौन सी होगी दोनों में से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ हो गई, है ना। और दूसरी चीज, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, और लेकिन इसमें एक कमी है कि ये इसके लिए हमको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा बेटर तो यही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन हमको हाई टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, और ये हाई टेम्परेचर कितना होता है, लगभग सन के टेम्परेचर के आसपास होता है, 10⁻⁷ केल्विन के आसपास होता है। तो पहले तो अर्थ के ऊपर कौन से रिएक्टर थे, ये सारे रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के थे जितने भी अर्थ के ऊपर हैं, लेकिन अभी हम नए रिएक्टर जो डेवलप करेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के होंगे, क्योंकि अभी हमने अर्थ के ऊपर इतना टेम्परेचर, जैसे चाइना के अंदर अभी लैब के अंदर इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया गया है 10⁻⁷ केल्विन, तो इतना टेम्परेचर अगर हमने लैब के अंदर अचीव कर लिया, इतना टेम्परेचर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो फिर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी करवा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो फ्यूचर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन टाइप के बनेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। बस इसमें एक ही कमी थी कि इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, जो पहले हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चाइना ने अभी रिसेंटली अपने रिसर्च में ये लैब के अंदर इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करके दिखाया है, तो अब हम ये रिएक्टर यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसमें। तो ये इनमें मेजर डिफरेंस हो गए दोनों के अंदर। ठीक है, आया समझ में, देख लो इसमें कोई भी डाउट है तो। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन बार बार रिपीट होती जा रही है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो अपने आप ही बार बार रिपीट होती जा रही है, अपने आप ही होती जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन आके टकराता है, न्यूट्रॉन के टकराने से पहले तो बन गया यूरेनियम 236, फिर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ये टूट जाएगा 2 टुकड़ों में, जो कि होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन। फिर ये जो 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे ये वापस से किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, जैसे इस यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ा था न्यूट्रॉन ने, उसी तरीके से ये 3 न्यूट्रॉन भी आगे जाके क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे और भी यूरेनियम न्यूक्लियस हैं तो उनको तोड़ सकते हैं। तो ये रिएक्शन अपने आप ही बार बार होती रहेगी, इसमें आपको अलग से कुछ करवाना नहीं है। तो ये अपने आप ही अगर रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, बार बार रिएक्शन अपने आप ही रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये जाके टकराता है इस यूरेनियम 235 से, तो ये वापस यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा पहले तो, और उसके बाद में इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। और ये वाला जो न्यूट्रॉन है, सपोज करो ये इससे जाके टकराता है, तो वापस से इस यूरेनियम 235 का पहले तो क्या होगा, यूरेनियम 236 बनेगा, और उसके बाद में इसके जो 2 टुकड़े होंगे बेरियम और क्रिप्टॉन, उसके साथ में 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे। ऐसे ये वाला न्यूट्रॉन भी किसी यूरेनियम न्यूक्लियस से जाके टकराएगा। तो ऐसे हर एक जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उसके अंदर आप क्या देखोगे कि 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये आगे जाके और यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप ही जो रिएक्शन है रिपीट होती रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये अनकंट्रोल्ड मैनर में होगी तो एक तरह से एक्सप्लोजन टाइप से आपको दिखाई देगा, एकदम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जैसे एक्सप्लोजन में होती है। तो अगर इस रिएक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक एक्सप्लोजन की फॉर्म में आपको दिखेगी। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना, उनका यही कॉन्सेप्ट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर ही वो बेस्ड होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब
और न्यूक्लियर बॉम्ब, ये दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, है ना, चेन रिएक्शन ही होती है उसके अंदर, ये बार बार रिएक्शन होती है और अनकंट्रोल तरीके से होती है, तो एकदम से इतनी एनर्जी निकलती है जो कि एक्सप्लोजन की फॉर्म में होती है। अगर इसी रिएक्शन को आप कंट्रोल मैनर में करवा लो, कैसे? जो यहाँ पे नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले थे यहाँ पे, उसमें से 2 को रिएक्शन से हटा दो, किसी तरीके से रिएक्शन से उनको हटा दो, तो 1 न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर उससे वापस 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, उनमें से वापस 2 को हटा दो रिएक्शन से, फिर वापस एक न्यूट्रॉन बचेगा, वो वापस किसी यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेगा। तो जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में होती रहेगी, एक कंट्रोल तरीके से चलती रहेगी। उस कंडीशन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, बस कंट्रोल मैनर में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, ये अनकंट्रोल तरीके से होती है, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता, तो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अभी हमने पढ़ी है, इसको हम कंट्रोल तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवाते हैं, और उससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहले तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस हीट एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर काम में लिए जाते हैं उनमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ही होती है, लेकिन वो कंट्रोल तरीके से होती है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, क्या इसके मेन पार्ट्स है, और इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसमें रिएक्शन होती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो रिएक्टर यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें देखो क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चेंबर दिखा रखा है आपको, ये जो चेंबर है इसके अंदर ये जो वॉयलेट कलर में आपको रोड्स दिखाई दे रही है, ये है यूरेनियम रोड्स। किसकी रोड्स हैं ये? यूरेनियम 235 की बनी हुई रोड्स है ये। अच्छा, ये जो यूरेनियम 235 है, इसको एज ए फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। किसकी तरह यूज किया जाएगा? एज ए फ्यूल हम इसको यूज करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूल। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर फ्यूल बोला जाएगा, क्योंकि इसके फ्यूजन की वजह से कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे लकड़ी को जलाने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो लकड़ी क्या है, फ्यूल है एक तरह से। पेट्रोल को, डीजल को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो भी क्या है, फ्यूल। उसी तरीके से यूरेनियम न्यूक्लियस यहाँ पे टूटेगा, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये भी अपने लिए क्या है, एक फ्यूल है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होंगे उनको स्लो करना, उनको स्लो करने का काम कौन करेगा? मॉडरेटर। तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रखा है, ये कौन है? मॉडरेटर। और मॉडरेटर मतलब मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो या तो हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? या तो ग्रेफाइट यूज करेंगे, या फिर हम हैवी वाटर, जिसको D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, ये यूज करेंगे। तो या तो हैवी वाटर यूज करेंगे एज ए मॉडरेटर, या फिर दूसरी चीज क्या यूज की जाती है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है? तो मॉडरेटर का काम है फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कुछ रोड्स आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, इनको बोला जाता है कंट्रोल रोड्स। क्या बोलते हैं इनको? कंट्रोल रोड्स, जो कि कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये कैडमियम की बनी होती है। इनकी खास बात ये होती है कि ये स्लो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना, जो फास्ट न्यूट्रॉन होंगे उनको स्लो करने का काम कौन करेगा? मॉडरेटर, जो कि या तो ग्रेफाइट यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज करते हैं, या फिर पैराफिन वैक्स भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं, ये मटेरियल यूज करते हैं। और ये जो कंट्रोल रोड्स है, इनका काम होता है रिएक्शन को कंट्रोल करना। किस तरीके से? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके। अगर रिएक्शन फास्ट हो रही होगी तो ये रोड्स अंदर इंसर्ट कर देंगे हम, जिससे ये न्यूट्रॉन्स को, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और अगर रिएक्शन ज्यादा ही स्लो हो गई तो इन कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने से क्या होगा? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होंगे, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल रोड्स यूज की जाती है, जो किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, इसके बाहर फिर ये वाला जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसमें लिक्विड सोडियम भरा होता है। ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इस चेंबर के बाहर, ये चेंबर है ना, इसके बाहर देखो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्पेस है इसमें क्या भरा हुआ है? ये है
लिक्विड सोडियम, ठीक है, या फिर हैवी वाटर भी इसकी जगह यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे भरा होता है लिक्विड सोडियम। और इसका काम क्या है लिक्विड सोडियम का, तो यहाँ पे जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी इस चेंबर के अंदर, इस चेंबर के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट एनर्जी को इस चेंबर से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा, लिक्विड सोडियम। कैसे, जो लिक्विड सोडियम है वो इसके बाहर ऐसे इसमें सर्कुलेट होती है, और ये क्या होगी, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उससे गर्म हो जाएगी। उस गर्म लिक्विड सोडियम को हम यहां से इस पाइप के थ्रू बाहर निकालेंगे, और वो ऐसे होते हुए इस पाइप से होते हुए इधर से वापस आ जाएगी। ये यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो इसको वापस से इसी चेंबर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इसको हम इस पाइप के थ्रू घुमाते रहते हैं लिक्विड सोडियम को। यहाँ पे क्या होगा, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे लिक्विड सोडियम गर्म हो जाएगी, है ना, लिक्विड सोडियम क्या होगा, गर्म, और उसके बाद में ये इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है, तो ये जो अपनी हीट एनर्जी है वो इधर ट्रांसफर करेगा। ये वाला जो चेंबर है इसके अंदर हम नॉर्मल वाटर को फिल करके रखते हैं। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भरा हुआ हमने वाटर। अब ये जो वाटर है ये इस लिक्विड सोडियम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उससे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे स्टीम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम। वो जो स्टीम है वो इधर से निकलेगी बाहर, ये जो स्टीम है ये इधर से बाहर निकलेगी। इधर से कौन जा रहा है, स्टीम बाहर जा रही है, और यहाँ पे टरबाइन लगा होगा। ये क्या चीज है, ये यहाँ पे टरबाइन। टरबाइन का काम होता है, ये जो इसमें फैन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये इस स्टीम से यहाँ पे घूमेगा और उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। टरबाइन में क्या होता है कि एक एसी जनरेटर लगा होता है, और उस एसी जनरेटर में जो कॉइल है उसको घुमाने के लिए ये जो फैन है ये उस कॉइल से अटैच कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टीम इस चेंबर के अंदर से गुजरेगी, इधर से निकलेगी, तो ये फैन को घुमाते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो फैन घूमेगा जिससे इस एसी जनरेटर के अंदर जो कॉइल होगी वो भी रोटेट होगी, और उस कॉइल के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो एसी जनरेटर है वो अपना काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम टरबाइन बोलते हैं। तो टरबाइन का काम है जो भी यहाँ पे एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई, यहाँ पे जो स्टीम है वो इसको घुमा रही है फैन को, तो एक मैकेनिकल एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रही है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है एसी जनरेटर जो इसके अंदर लगा हुआ है। फिर यहां से ये स्टीम बाहर आएगी। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम होता है जो स्टीम है उसको ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट कर देना। ये यहाँ पे क्या है, कंडेंसर। और कंडेंसर का काम क्या है, जो स्टीम है उसको ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट कर देना। इसके अंदर कोल्ड वाटर घूमता रहता है, इधर से जाएगा ठंडा पानी और इधर से घूम के वापस आएगा। तो कोल्ड वाटर की वजह से जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। फिर उस वाटर को वापस इसमें फिल कर देंगे, फिर वापस वो स्टीम बनेगी, वापस आएगी, इसको घुमाएगी, फिर वापस चली जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और टरबाइन घूमता रहेगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी जिसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है कंट्रोल तरीके से। ठीक है, मैं आपको अगर रिएक्शन बताऊं तो इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, तो इधर नीचे लिख रहा हूं, यूरेनियम 92-235 हम यूज करेंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग करेंगे। न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग करने से क्या होगा, ये पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 236 के अंदर, है ना, और उसके बाद में क्योंकि ये अनस्टेबल होगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े कौन से होंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये बेरियम और क्रिप्टॉन में जाके टूट जाएगा, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिएक्शन, साथ में कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जिसको मैं क्यू के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली जितनी बार यूरेनियम न्यूक्लियस टूटेगा हर बार वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस होते हैं। ये जो रोड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 की है, और ये जो यूरेनियम 235 है इसका काम है एज ए फ्यूल बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये यहाँ पे इस न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा फंक्शन हो गया, वर्किंग हो गई, इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है इसके अंदर ये कंट्रोल तरीके से होती रहे, कंटिन्यूअसली होती रहे, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान रखनी है जो इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है। कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, तो पहली चीज है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि न्यूट्रॉन्स का लीकेज हो जाए।
तो पहली चीज जो यहाँ पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है वो क्या है, लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, हर एक बार जब यूरेनियम न्यूक्लियस टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, लेकिन तीन न्यूट्रॉन बन रहे हैं, मान लो कि वो यहाँ पे ये जो कंट्रोल डॉट्स है इनके थ्रू एब्जॉर्ब हो गए, या मान लो कि इससे एब्जॉर्ब भी नहीं हुए तो रिएक्शन से ही बाहर चले गए, इधर उधर कहीं निकल गए चेंबर से बाहर, तो वो आगे यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ ही नहीं पाएंगे, और नहीं तोड़ेंगे तो चेन रिएक्शन आगे कंटिन्यू जारी नहीं रहेगी, तो रिएक्टर बंद हो जाएगा। तो पहली चीज जो यहाँ पे मैटर करेगी वो है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए, है ना। लीकेज अगर हो गया न्यूट्रॉन्स का तो फिर क्या होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो यूरेनियम रोड्स आप यूज कर रहे हो ये प्योर यूरेनियम 235 होना चाहिए। इसका अगर दूसरा आइसोटोप होता है यूरेनियम 238, अगर वो इसके अंदर हुआ तो यूरेनियम 238 इजीली टूटता नहीं है, यूरेनियम 238 इजीली टूटता नहीं है, उसके ऊपर अगर आप न्यूट्रॉन की टक्कर भी करवाओगे तो यूरेनियम 238 टूटेगा नहीं। अगर वो नहीं टूट रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो न्यूट्रॉन जाके उसको टक्कर मारेगा उस न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है या जो उसकी स्पीड है वो उसको कम भी कर देगा और टूटेगा भी नहीं, तो रिएक्शन आगे होगी नहीं। इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन जाके किसी यूरेनियम 238 से जाके टकरा गया तो वो अपनी एनर्जी भी खो देगा, और अगर स्लो होने के बाद में वो किसी यूरेनियम 235 से जाके टकराता भी है बाद में तो वो उसको तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी का लॉस हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन बंद हो सकती है। तो जो यूरेनियम 235 है प्योर होना चाहिए। अगर आप इन रोड्स के अंदर और कोई यूरेनियम 238 या इसके जो अदर आइसोटोप है वो यूज करोगे तो फिर रिएक्शन बंद हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी इंप्योरिटी एटम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर और भी इंप्योरिटी एटम आ गए, जैसे यूरेनियम के अलावा और कोई एटम भी है इसके अंदर, तो यूरेनियम तो इजीली टूट जाता है न्यूट्रॉन के टकराने से, हर कोई एटम थोड़ी टूटता है, हर कोई न्यूक्लियस नहीं टूटता। तो फिर अगर इसमें इंप्योरिटी हुई, सपोज करो इसमें आयरन भी मिक्स है, अब आयरन तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है अर्थ का, उसके ऊपर जाके अगर न्यूट्रॉन टक्कर भी करेगा तो उसको तोड़ ही नहीं पाएगा, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी का लॉस हो गया, और एनर्जी लॉस की वजह से अब वो स्लो न्यूट्रॉन जाके अगर किसी दूसरे यूरेनियम 235 न्यूक्लियस से टकरा भी जाएगा तो भी उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो रिएक्शन अपनी बंद हो जाएगी। तो इंप्योरिटी एटम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्योर यूरेनियम 235 ही होना चाहिए इसमें, और कोई जो इंप्योरिटी है ना, जैसे इसका कोई दूसरा आइसोटोप भी नहीं हो या फिर कोई दूसरे इंप्योरिटी एटम्स भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में यहाँ पे रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है वो भी मैटर करेगा। ये क्या चीज होती है, रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब है कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं। जैसे आप इस रिएक्शन में देखो कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए 3, कितने यूज हुए 1, तो 3/1 इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या है, कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय कितने न्यूट्रॉन उस रिएक्शन में यूज हुए, तो 3/1 का मतलब है रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से ज्यादा है यहाँ पे। अगर 1 से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन जारी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से कम हो गया, मान लो कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो ये 3 न्यूट्रॉन गायब, तो रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना हो गया, ये तीनों अगर गायब हो गए तो 0/1 यानी 0 आएगा। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो भी चलेगा। 1 मतलब एक न्यूट्रॉन वापस प्रोड्यूस हो जाए, एक एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर एक न्यूट्रॉन वापस से रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर या तो 1 हो या 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1 से कम नहीं चलेगा। अगर रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 से कम है मतलब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे रिएक्शन बंद हो जाएगी जाके। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं, इसमें कंटिन्यू जारी रहती है इसमें, और कंट्रोल तरीके से होनी चाहिए वो भी ध्यान रखना है। अगर अनकंट्रोल तरीके से अगर ये हुई तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये फट जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेंसर लगे होते हैं जो हर एक सेकंड पे, हर एक मिली सेकंड के ऊपर भी कितनी हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको चेक करते रहते हैं, और उससे क्या होता है, रोबोटिक आर्म होती है जो अपने आप ही कंट्रोल डॉट्स को अंदर इंसर्ट कर देती हैं या बाहर निकाल देती हैं ताकि ये अपने आप ही भाई कंट्रोल तरीके से रिएक्शन जारी रहे। आदमी लोग नहीं रहते यहाँ पे क्योंकि यहाँ से खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, तो अगर हम रहेंगे इसके आसपास, इस चेंबर के आसपास रहेंगे तो क्या होगा, इन रेडिएशन की वजह से कैंसर वगैरह जैसे डिजीज वगैरह हो सकती है। तो इसलिए लोग बाग इसके आसपास नहीं रहते, इससे दूर ही रहते हैं, दूर से इसको कंट्रोल करते हैं रोबोट्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर सारी एक्टिविटी चलती है। आया समझ में, ये आसान है एकदम। देख लो इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर
यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज किया जाता है। तो पहला जो यूज है वो है इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अर्थ के ऊपर जो एक ही काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे पहले स्टीम प्रोड्यूस करते हैं हम वाटर को बॉईल करके, और जो स्टीम है उसको यूज किया जाता है टरबाइन को चलाने के लिए, और टरबाइन का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। ठीक है, मेजर यूज तो यही है इसका। इसके अलावा कहां पे यूज करेंगे? टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। जैसे कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रेडिएशन करते रहते हैं, जैसे रेडियम हो गया, उससे कंटिन्यूसली रेडिएशन बाहर निकलते हैं, तो ऐसे चमकता हुआ दिखेगा आपको अंधेरे में। जो क्लॉक्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो सुइयां होती है उनके ऊपर थोड़ा सा लगा होता है वो, तो अंधेरे में आप देखोगे ना तो वो सुई आपको चमकती हुई दिखेगी। या बच्चों के खिलौने होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, उनके ऊपर भी रेडियम लगा होता है ताकि वो अंधेरे में चमके। ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करता है ना रेडियम, तो वो क्या क्या होता है, चमकता है वो। तो आपने देखा भी होगा, ये ग्रीन कलर का सा होता है, लाइट ग्रीन कलर का सा। तो ये जो कुछ एलिमेंट तो अपने आप ही रेडिएशन करते रहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली अगर आपको रेडिएशन चाहिए, मान लो किसी ट्रीटमेंट के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर कुछ आपको रेडिएशन चाहिए, तो उन रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करेंगे, जो रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। कैसे? देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और उसके जो टुकड़े होते हैं वो तुरंत स्टेबल कंडीशन में नहीं आते, वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं और उसके बाद में जाके वो स्टेबल कंडीशन में आएंगे। तो अगर आप कुछ रेडिएशंस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। उसमें किसी हेवी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है जिससे कुछ रेडिएशंस निकलेंगे, उनको फिर ट्रीटमेंट में या फिर एग्रीकल्चर के अंदर मेडिकल वगैरह में यूज कर लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर एक और काम होता है इसका, फॉर प्रपल्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स। जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं समुद्र के अंदर, उनको चलाने के लिए उनके अंदर भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है छोटा सा। उस न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है उस शिप की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली जरूरतें हैं, मतलब उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उस शिप को चलाना होगा, उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करेंगे, क्योंकि वो जो शिप्स हैं वो कई कई दिनों तक उसमें समुद्र के अंदर ही चलती रहती है, तो उनको भाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उस एनर्जी का सोर्स कौन होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर जो उनके अंदर लगा होता है। फिर एक और यूज है इसका, टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपने देखा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन अभी हमने देखी थी, यूरेनियम को जब हम तोड़ते हैं तो उससे 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं। अब इस तरीके से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो न्यूट्रॉन की एक बीम आप तैयार कर सकते हो, और उस न्यूट्रॉन की बीम को हम यूज कर सकते हैं कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या करते हैं? एक न्यूट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं, और उस न्यूट्रॉन बीम की हेल्प से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें यूज कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे यूज हैं। मेजर यूज क्या है इसका? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इसके अलावा ये और भी यूजेस बता रखे हैं, तो ये याद कर लेना। अगर आपको पूछा जाए कि भी न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे काम में लिया जाता है, तो ये 4 मेजर यूज आप इसके लिख सकते हो। ठीक है, आसान एकदम।